जय हिंद बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है लहसा की ओर। इसमें जो लेखक है राहुल जी, वह अपनी यात्रा वृत्तांत के बारे में बता रहे हैं। इस पाठ में जब उन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी और वह लहसा एक स्थान का नाम है जो कि तिब्बत की राजधानी है, ठीक है। और यह यात्रा उन्होंने 1929 से 1930 तक की थी। इसके बीच में उन्होंने यह यात्रा की थी। उन्होंने यह बताया कि जो लहसा है, जो तिब्बत है, वहाँ पे छुआछूत का कोई मतलब वर्णन नहीं है। छुआछूत वहाँ पे नहीं की जाती है। कोई भी अनजान व्यक्ति घर के अंदर आ सकता है, चाहे वह परिचित ना हो, है ना। इस तरह उन्होंने तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है कि तिब्बत में कोई छुआछूत नहीं मानी जाती। मतलब कोई भी इंसान कोई सी भी जाति का हो, वह घर में आ सकता है। वहाँ पे जो पर्दा प्रथा है वह भी नहीं है ना। कोई भी स्त्री वहाँ पे पर्दा या घूंघट नहीं रखती है। हमने पहले भाग में यह पढ़ा, अभी सेकंड भाग में आगे का हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तब जब वह तिब्बत की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक भीख मंगे का रूप धारण किया था, है ना। क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा के लिए मना किया गया था। मतलब वो तिब्बत यात्रा नहीं कर सकते थे, है ना। 1930 की बात है कि जब कोई भी भारतीय व्यक्ति वो तिब्बत नहीं जा सकता है। तो जब उन्होंने तिब्बत की यात्रा की तो उन्होंने भीख मंगे का रूप धारण कर रखा था, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि परिपक्व चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा। जब वो आगे का वर्णन करते हैं कि हम परिपक्व चीनी जब पहुंच गए थे, तो एक चीनी किला था, वहां पर हम जब इंटर कर रहे थे, अंदर जा रहे थे, तो उन्होंने राहगीर से राह चिट मांगी। मतलब जैसे टैक्स होता है ना, टैक्स मांगा। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। चिट यानी एक रसीद थी, तो वो हमने दोनों दे दी। शायद उसी दिन हम थोंडा के पहले के आखिरी गांव में पहुंचे। देखो वहां पर एक स्थान का नाम है थोल्डा, है ना। थोल्डा एक स्थान का नाम है जब वह आखिरी गांव का जो आखिरी उस समय का गांव था। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। अब देखो लेखक का एक मित्र था, उसका नाम था सुमति, है ना। उसका मित्र था और वो वहीं का रहने वाला था। सब लोगों से उसकी जान पहचान थी थोड़ी, मतलब लोग उसको जानते थे, वो वहाँ की भाषा वगैरह भी जानता था। लेकिन भीख मंगे के भेष में होने के कारण हमको वहाँ पे रुकने की कोई जगह नहीं मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भीख मंगे नहीं थे। अब जब वो वापस आए तो 5 साल बाद की बात बता रहे हैं कि हम उसी रास्ते से निकले, लेकिन हमको वहां पर तब भी रुकने की जगह नहीं मिली। एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। मतलब हम भद्र थे, भद्र यानी अच्छे खासे वेश में थे, हम अच्छे कपड़े पहने हुए थे और घोड़े पर सवार थे, फिर भी हमको वहां पर किसी ने रुकने की जगह नहीं दी। हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों को इस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर थे। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश में रहकर दुरुस्त रहते थे। अब वो शाम का समय था, है ना। हमको क्यों नहीं ठहरने दिया, उसका भी एक कारण बताया है कि वहाँ के लोग शाम के समय क्या छड़ यानी वहाँ की एक शराब का नाम है, जो पीकर कम होश में थे, यानी होश में नहीं थे ज्यादा, लेकिन हमको फिर इसलिए वहां पे रुकने की जगह नहीं दी। अब हमें सबसे निकट थोड़ा पार करना था, है ना। अब जो एक स्थान का नाम है, देखो यहाँ पर जो स्थान उनके नाम हमने पहले कभी नहीं सुने, इसलिए अलग अलग स्थानों के नाम है। इन स्थानों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। यहाँ पे टांडा एक स्थान का नाम दिया है, टांडा थोडला पार करना पड़ा उनको, है ना। टांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह पर था। जो टांडा स्थान है, टांडा तिब्बत, वह बहुत ही ऊंचाई पर था स्थित, है ना। और इसलिए वहां पे बहुत ही जाने का रास्ता था, वो खतरनाक था। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके जो दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं था, है ना। यह जो स्थान था टांडा,
वह कितनी ऊंचाई पे था? 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर था, इसलिए दोनों तरफ कोई भी गांव नहीं बसा था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी ही नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब नदियां बह रही थी और बहुत ऊंचाई पर था, इसलिए वहां पर कोई भी आने जाने वाला आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह थी। मतलब जिस जगह का वर्णन किया गया कि वहां पर नदियां बह रही है और बहुत ऊंचाई पर है, तो वहां पर कोई आदमी भी नहीं था, कोई गांव भी नहीं बसा था। तो इस तरह जो डाकू थे उनको वहां पर लूटने की अच्छी जगह मिली। मतलब वहां पर डाकू लोग थे और वह कोई भी व्यक्ति अगर वहां से निकलता है तो उसको लूट लेते थे, है ना। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब भी खूनी को सजा भी नहीं मिल सकती थी। अब देखो रास्ते में अगर खून भी हो जाए, कोई किसी को मार दे और वो व्यक्ति वापस गांव में भी चला जाए तो उसको सजा नहीं होगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता था कि ये आदमी किसी को मार कर आया। क्योंकि मारकर अगर आप नदी में बहा दोगे, इतनी ऊंचाई खाई में गिरा दोगे तो किसी को भी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई गवाही देने नहीं आएगा। मतलब यही वर्णन किया गया कि अगर कोई इंसान किसी को मार दे, खून कर दे तो उसको सजा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे कोई लोग भी नहीं है कि वह बताए कि इसने इसको मारा है ना। तो वहां पर कोई किसी की गवाह भी नहीं देता है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ का जो तिब्बती निवासी है वहाँ जो सरकार है वो इतना कोई खर्च भी नहीं करती है। वहाँ गवाह भी नहीं होती। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं। मतलब जो डाकू लोग उस रास्ते में छुप जाते हैं और कोई व्यक्ति अगर वहां से निकलता है तो पहले तो उस आदमी को, वो राहगीर को मार देते हैं वो डाकू, है ना। उसके बाद में वो तलाशी लेते हैं कि इसके पास कुछ है या नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण वहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। अब देखो वहाँ के जो लोग होते हैं वो डर के मारे क्या करते हैं, बंदूक पिस्तौल अपने साथ में रखते हैं, है ना। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है ना। गांव में हमें मालूम हुआ कि पहले ही साल खडोल में खून हो गया, है ना। जब हम वहाँ गए तो पता चला कि वहाँ किसी का खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं थी क्योंकि हम भिखमंगे थे। अब देखो भिखमंगे के वेश में जब वो जा रहे थे तो लेखक कह रहे थे कि हमको इतना डर नहीं था, है ना, डाकू का, क्योंकि हम तो भिखमंगे के रूप में थे, है ना। और जहाँ कहीं वैसे सूरत देखते टोपी उतार भीख मांगने लगते। अब उनको लगता है कि हम रास्ते से हम जा रहे थे, है ना, हमको लगता है कि कोई डाकू आ गया सामने, तो हम क्या करते हैं, उस आदमी से पहले ही अपनी टोपी उतार के लेते अपनी, और उस आदमी से, डाकू से जो बेस में हमको लगता है कि ये शायद हो सकता है डाकू है या हमें इससे खतरा है, तो हम पहले ही अपनी टोपी उतार के भीख मांगने लगते। इस तरह उन्होंने वहाँ का वर्णन किया। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे। जय हिंद।